जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्या है, मतलब इस चैप्टर में हमें आखिर पढ़ना क्या है। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमको वृत्तों के बारे में, मतलब नाम से ही स्पष्ट है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हमें इसमें कहीं ना कहीं पढ़ना है। तो हाँ बच्चों, आप लोग कहीं ना कहीं अनुमान सही लगा रहे हो कि हमें इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में वृत्तों से ही संबंधित कुछ क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो इसकी प्रश्नावली 12.1 है उसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको इस फार्मूला, ये दो फार्मूले ऐसे हैं जिनका आपको यूज होगा इस, मतलब 12 प्रश्नावली 12.1 में। ये दोनों फार्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। ये हालांकि आपने इसको बहुत पहले से पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पड़ेगी। जैसे पहला है वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि दूसरा, ये दो ऐसे प्रश्न, ऐसे ये दो सूत्र है जिनका प्रयोग प्रश्नावली 12.1 में पड़ेगी और पूरी 12.1 प्रश्नावली इन्हीं दो सूत्रों पर आधारित है। बस इन्हीं दो फार्मूले पर आपकी प्रश्नावली 12.1 पूरे तरीके से बेस्ड है। ठीक है, तो और एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, मतलब आप ऐसे ही, मैं मतलब एक कॉन्सेप्ट है उसको आप सीख लीजिए। अगर आप क्वेश्चन कहीं सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको उस टाइप के, शायद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो वो कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस ए पॉइंट, ये कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से मुझे इस बी पॉइंट तक जाना है, यहाँ तक जाना है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरा कुल जो खर्च आया है, कुल खर्च वो आया है 100 रुपये। ठीक है, और मैंने जो भी मैंने खर्च किया है वो 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किए हैं, दर से किया है। तो हमें यहाँ पर पूछेगा कि ये ए से बी के बीच की दूरी क्या है। तो ए से बी के बीच की तो दूरी होगी, वो होगी आपका 100/10, यानी आपका ये फार्मूला है कुल खर्च बटे प्रति किलोमीटर का खर्च। ये है आपका फार्मूला, ये। ठीक है, इसी पर आपका उदाहरण नंबर 1 आधारित है, इसी पर आपका उदाहरण नंबर 1 सॉल्व होगा। आइए पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 1 को और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। कहे कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस खेत की 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अच्छा, आइए उदाहरण नंबर 1। कहा है कि एक वृत्ताकार खेत है। चलिए, ये आपका एक वृत्ताकार खेत है और इस वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से मुझे बाड़ लगाना है। जो बाड़ बच्चों लगेगा, जो भी बाड़ होगा, बाड़ को छोड़िए, बाड़ की जगह आप तार मार लीजिए। ठीक है, कोई तार है, कटीला तार, जो आपको इस वक्त तो खेतों के चारों तरफ लगाया ही जा रहा है, क्योंकि जो मतलब जानवर हैं वो खेत में चले जा रहे हैं और खेत के फसलों का नुकसान हो रहा है। मतलब उसको चर दे रहे हैं, उसमें मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको, काट दे रहे हैं, खाँच दे रहे हैं, ऐसे कहा जाता है ना, खाँच देते हैं, वो कर दे रहे हैं। तो उसके लिए खेत के चारों तरफ क्या किया जाता है, कटीले तार लगाए जाते हैं। उसे ये मान लीजिए कटीले तार है, ऐसे कुछ लगाया जाता है। और बोला है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का व्यय, जो तार लगाने का टोटल खर्च है, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, मैं तार लिख रहा हूँ, तार लगाने का
कुल खर्च कितना है बच्चों? 5,280 रुपये। और मुझे बोला है कि प्रति मीटर तार लगाने का खर्च वो आ रहा है 24 रुपये। तो मुझसे पूछा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। अब मैंने देखो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बोला है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस वृत्ताकार जो भी खेत है उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? जब उसकी त्रिज्या मुझे मालूम होगी तभी तो हम इस खेत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो बच्चों ये हमने तार लगाया है वो खेत के चारों तरफ उसकी परिधि पर लगाया है। क्या लगाया है? जो तार हमने लगाया होगा, आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे कहीं भी तार लगाना होगा कि किसी भी खेत पर या फिर कहीं पर भी, तो हम उस खेत के चारों तरफ लगाएंगे, उसकी परिधि पर उस तार को हम लगाएंगे। ठीक है? तो जो ये तार का टोटल लेंथ होगा, इस जो भी हमने यहाँ पर तार लगाया है उसका टोटल लेंथ इस वृत्ताकार खेत की परिधि के बराबर होगा। ओके ओके। तो अब हम क्या करें? अब इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो उसका तरीका मैंने आपको अभी बता रखा है। यही मैंने आपको, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसको सही से रख दिया जाए, ये गिर रहा है बार। ओके, देखिए, हाँ, अब अपने प्रश्न पे आइए। हमने अभी आपको समझा रखा है, मैं यहाँ पर इसको मान करके लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट इस वाले फार्मूले पर रखूंगा और उसके बाद इसको सॉल्व कर दूंगा। देखिएगा, अभी मैं मानकर लगा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से वो खर्च कर रहा है। तो मान लीजिए जो ये तार की कुल लंबाई है, तार की लंबाई यहाँ लिखेंगे, माना तार की लंबाई x मीटर। अच्छा, कह रहा है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से कह रहा है, यानी हमको कहा है कि 1 मीटर का खर्च जो आ रहा है वो आ रहा है 24 रुपये। यहाँ लिखेंगे माना तार की कुल लंबाई, यहाँ कुल लंबाई लिखना चाहिए था, कुल लंबाई। अच्छा, तो 1 मीटर का खर्चा 24 रुपये आ रहा है, तो जो उसकी कुल लंबाई जो x मीटर है उसका खर्चा कितना आएगा? 5,280 रुपये। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x मीटर का खर्च बराबर 24x इतना रुपये। देखिए, अब देखिए ये जो 24x आया है, ये जो 24x रुपये आया है, ये तो हमने खर्च निकाला है ना। मतलब देखिए, मैंने इसका ये जो 24x है, ये x मीटर का जो मतलब ये पूरा जो मैंने खर्च निकाला है वो 24x रुपये आया है। जो ये 24x रुपये है वो 5,280 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखूंगा कि जो x मीटर हमने जो तार की कुल लंबाई मानी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब जो तार की मैंने टोटल लंबाई मानी है x मीटर, उसका 24 रुपये प्रति मीटर की दर से हमने तो ये निकाल लिया कि x मीटर का कितना खर्चा आएगा, और उस x मीटर का खर्चा जो टोटल खर्चा है मुझे दे रखा है प्रश्न में 5,280 रुपये। तो जो 24x मैंने ये निकाला है ये 5,280 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x मीटर का टोटल खर्चा कितना दिया है? 5,280 रुपये, और ये 24x, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 5,280 बटा में 24, और आप इसको 6 से काटेंगे, 6 से कट जाएगा, 6 × 48, 48 4 48। ठीक है, देखिए ऐसे कटेगा, 6 से 6 × 48 और 48 4 52, 6 × 48 और ये 0 हो जाएगा, ये 6 × 4 24, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 220, ये आ जाएगा आपका 220 मीटर। इतना आपका आ गया। अच्छा, ये तो आपको आ गई पूरे तार की लंबाई। ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा तार है, इस पूरे तार की आपको लंबाई मिल गई। ठीक है, इस तार की लंबाई आपको मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में?
मुझे ये पूरा जो तार की लंबाई है इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बच्चों कि जो 2πr है वो 220 मीटर है। और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहा है कि 22/7 लेना है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 और ये आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 220। तो आर बराबर आप क्या निकाल सकते हो कि 220 गुणा में 7 बटा में 22 गुणा में 2, इसको काटोगे तो ये 10 बार में, ये 5 बार में, आर का मान आपका आ गया 35 मीटर। और बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि कितने 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि हमको तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या मिल गई। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, देखिएगा। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² और पाई का मान 22/7, आर है 35 गुणा में 35 और ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 110 गुणा में 35 और 11 5 55 के 5 5 11 यहाँ 33 33 5 38, ये आ गया इतना मीटर स्क्वायर। अच्छा ये बच्चों 3 है, ये 3 है, आई थिंक 9 दिख रहा था। ओके देखिए ये तो आपका ये तो आपका आ गया वृत्त का टोटल क्षेत्रफल। अब प्रश्न बोला है कि 50 रुपए से प्रति वर्ग मीटर की दर से 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराना है, तो मुझे कितना खर्चा आएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि कुल खर्च बराबर, यहां लिखिएगा जुताई का कुल खर्च बराबर इतना रुपए गुणा में 3850। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो कुछ आएगा 1925 रुपये, इतना रुपए आएगा। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, देखो मैंने यहाँ पर आपको ये बता रखा है, ये एक मैंने फार्मूला बता रखा था आपको, तो मैं यहाँ से सीधे मैं तार की लंबाई लिख सकता था। ठीक है, मैं यहाँ पर इस बार तार नहीं, मैं इस बार बाड़ लिख रहा हूँ, बाड़ की लंबाई मैं सीधे फार्मूले से इस बार लेके आपको दिखा रहा हूँ। बाड़ की लंबाई मैं डायरेक्टली लिख सकता था। कुल खर्च कितना दिया बच्चों, कुल खर्च दिया है 5280 और प्रति मीटर का कितना खर्चा है, या तो मैंने किलोमीटर लिख रखा है, वहाँ पर वो आप मैंने मात्रक मान के रखा है कि मान लीजिए कि किलोमीटर में दिया हो या प्रति मीटर दिया हो या प्रति सेंटीमीटर दिया हो, वो आप वहाँ पर रख दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना दिया है प्रति मीटर का खर्चा आ रहा है 24 रुपये। आप देखिए वही चीज़ आ गया जो हमने यहाँ इतना करके, इतना रामायण करके इतना लिखा था। ये तो आप सिस्टमेटिक ढंग से आप ऐसे करेंगे तो आपको मतलब देखो, मान लो कि आपको ये जो क्वेश्चन है आपको बहुविकल्पी में दे दिया, तो आप ऐसे तो मान के लिखने तो जाओगे नहीं, आपको वहाँ पर ये सीधे फार्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ सीधे आप फार्मूला यूज कर दीजिएगा, बहुविकल्पी में आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। अगर आप बहुविकल्पी में ऐसे जाओगे, इस मेथड से जाओगे बहुविकल्पी में, तो भाई आपका समय जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, तो भाई वो आप तो सही बात नहीं ना है। इसलिए मैं आपको ये फार्मूला भी बता दिया हूँ कि आप सीधे इस फार्मूले को यूज कर देना। बहुविकल्पी में होगा तो आप फार्मूले से जाना, अगर बहुविकल्पी में नहीं होगा तो आप इस मेथड से चले जाना। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से बाड़ की लंबाई मैंने क्या निकाल सकता हूँ, भाग दीजिएगा, कितना आएगा आपका बच्चों, आपका ये आएगा कुछ 35 मीटर। 35 मीटर नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा 210 मीटर। अब यहाँ से 210 मीटर उसका हो जाएगा परिधि। अब परिधि मिल जाएगा, परिधि आपको मिल गया, आप वहां से आर का मान निकाल सकते हो। जब आर का मान मिल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हो। ओके, इजी है। आइए अब मैं अपने प्रश्नावली पर चलता हूँ, और प्रश्नावली भाई बढ़िया है इसकी प्रश्नावली, इससे अच्छी प्रश्नावली 12.2 है। तो भाई अब आने वाली जो क्लासेस हैं आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, क्योंकि उसमें के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड में कई सारे प्रश्न उससे आए भी हैं, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, और मैंने इसके पहले वाली प्रश्नावली जो त्रिभुज वाली चैप्टर थे, जो त्रिभुज वाला चैप्टर था उससे बच्चे बहुत डरते हैं, उसको भी मैंने बता दिया है, उसको भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। और अब मैं साइंस के भी चैप्टर अब मैं पढ़ाना धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, और आई थिंक मैंने
एक वीडियो उसकी ऑलरेडी बना रखी है, मतलब अभी तो आज उस विज्ञान के चैप्टर्स की जो सीरीज थी आज मैंने उसको चालू किया है, और पहला वीडियो उसका मैंने शूट कर लिया है, और अब उसको बस अपलोड करना बाकी रह गया। अब वो भी अपलोड हो जाएगा, आपको कल तक उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको यहाँ पर अब से जो साइंस है उसकी वीडियोस भी आएंगी, और मैथ तो आपको भाई कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो, कंसिस्टेंट होकर मतलब एक कंटिन्यूसली आपकी मैथ की जो भी है प्रश्नावलियाँ हैं, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसको मैं बताते चल रहा हूँ, सॉल्व कराते चल रहा हूँ। और मैंने बहुत ही कमी प्रश्नावलियाँ होंगी जिसमें मैंने क्वेश्चन छोड़े होंगे, और जो क्वेश्चन छोड़े होंगे उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उस प्रश्नावली में दे दिया होगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ा होगा। ठीक है, अगर आप कहोगे कि सर 11th की भी मैथ की या फिर 11th की फिजिक्स की स्टार्ट कर दीजिए क्लासेस, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप लोग बताएंगे तो चालू कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 12.1 की पहला प्रश्न कहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार पढ़िएगा। ठीक है, 2 बार जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर लगेगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कुछ ये कह रहा है, ये है आपकी प्रश्नावली 12.1। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, और इससे जो बना वृत्त है इससे ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि, और जो एक नया वृत्त बन रहा है वो जो है इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है, इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। ये जो नया वृत्त बन रहा है इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। तो आप कहोगे सर हम क्या कर सकते हैं, आप क्या करो, इस ये जो वाली है, ये वाला जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या आप इसको कैपिटल R मान लो, और इसकी परिधि निकालो, और इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर कर दो। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये कहा था कि इस वाले वृत्त का परिधि और इस वाले वृत्त के परिधियों का योग इस नए वाले वृत्त के परिधि के इस नए वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। ये आपको प्रश्न में कहा था, बस कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका मैं परिधि निकालूंगा तो ये आपका आएगा 2 पाई का मान कितना 22/7, और r की वैल्यू है 19, प्लस ये भी होगा आपका 2 पाई, यहाँ पर पाई रखना चाहिए था, मैं पाई कॉमन करके इधर से काट दिया होता, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, और इसका जो होगी परिधि, इसकी जो परिधि होगी यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, और एक लाइन और लिखना चाहिए था कि माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, कैपिटल R की। अब मैं इसको 2 पाई सब में से कॉमन कर रहा हूँ, तो 2 पाई कॉमन करेंगे तो ये 9 + 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कटेगा, और ये कितना हो जाएगा 28 r, और आपसे बोला था कि उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए, r का मान आ गया 28 मीटर, लगा लीजिए। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है बच्चों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखो बच्चों, एकदम सेम क्वेश्चन, बस इसमें क्षेत्रफल की बात किया है, इसमें परिधि की बात किया है, देख रहा हो ना, एकदम सेम क्वेश्चन देते हैं सब। ये देखो कहा है कि दो वृत्त है, एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है और ये आपका वृत्त है, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, सॉरी ये सेंटीमीटर में नहीं, ये मीटर में नहीं है, यहाँ आप r बराबर 28 सेंटीमीटर लिखिएगा, मैंने मीटर लिखा था, 28 सेंटीमीटर लिखिएगा, ध्यान नहीं दिया हूँ,
ओके, ये 8 सेंटीमीटर की एक वृत्त है और ये 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, ठीक है। और कहा है कि एक नया वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, मैं मान लेता हूँ उसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, जिसका क्षेत्रफल इस नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहां से मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2 इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से आप पाई कॉमन कर लो, तो इसका R1 मतलब 8 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करेंगे तो 64, इसका वर्ग करेंगे 36, यह होगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा, आर बराबर आपको मिलेगा कड़ी में 100, और ये आपका आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है भाई? अच्छा क्वेश्चन ये भी लग रहा है, 1 मिनट बच्चों। हाँ, अब देखते हैं। काय की आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैं 1 या 2 का निकाल के आपको बता दे रहा हूँ, बाकी का आप निकालते रहिएगा। ओके, क्योंकि निकालना चालू करेंगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और वीडियो भी लंबी खींच जाएगी, कोई मतलब निकलेगा नहीं। आप भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा। ओके, आइए देखते हैं। 1 मिनट बच्चों। देखिए क्या कहा है तीसरे प्रश्न में कि एक ऐसे गोला है, इसमें ये वाइट है, ये आपकी ब्लैक पट्टी है, ये है आपका वाइट, ब्लैक, फिर ब्लैक, ब्लू, फिर अंदर आएगा रेड, फिर उसके अंदर आएगा गोल्ड। अच्छा, और कहा है कि जो गोल्ड अंक वाला क्षेत्र का व्यास है ये हमको दे रखा है 21, और क्या बोला है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी ये वाली जो पट्टी है वो 10.5 है। उसी तरीके से ये वाली जो पट्टी है ये भी 10.5 है, ये वाली पट्टी भी 10.5 है, ये वाली पट्टी भी 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। अच्छा, अगर मैं क्या करूं बच्चों कि अच्छा देखिए, मैं लिखता हूं, ये गोल्डन वाला है, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल मैं ऐसे सीधे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिया है व्यास d बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो d बराबर d मतलब होता है डायमीटर, और r यहाँ से मैं d/2 कर दूंगा तो आपको r मिलेगा, यानी r की वैल्यू आपकी होगी, सॉरी 21, 24 नहीं है 21 है, इसको आप 21 लिखिएगा, ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अच्छा ओके, यहाँ से आप निकाल सकते हैं गोल्ड वाले का क्षेत्रफल, और गोल्ड वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको R1 कर लीजिए, और पाई R1 का ये इसको R1 रखिएगा, पाई R1 कितना आएगा बच्चों, पाई गुणा R1 यानी 21/2 गुणे 21/2, पाई की वैल्यू 22/7 आप रखेंगे, और ये होगा 21/2 गुणा 21/2, 7 3 बार में कटेगा, ये 2 से 11 बार में कटेगा, और बच्चों आपका आएगा ये 33 गुणा में 61 63/2। अब आप इसको सॉल्व करके ये आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल जाएगा, ठीक है। ये आप वैल्यू लिख दीजिएगा यहाँ पर, मैं आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ।
अच्छा, ये आपको यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस आपको मतलब ये वाली त्रिज्या आपको मालूम चल गई। अब सर मुझे आर वाला जो ये भाग है जिसमें मान लीजिए कि इस आर वाले में अगर मैं इस आर वाले तीरंदाजी क्या बोला है भाई, तीरंदाजी लक्ष्य वाला जो ये रेड कलर का है, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो बच्चों, मैं इस आकृति को यहाँ बना रहा हूँ। ये आपका गोल्ड वाला था और ये आपका आर वाला है, ये रेड कलर वाला है, ये गोल्ड कलर वाला है, और मुझे इसका इतना हिस्सा पता है। अगर मुझे ये पूरा हिस्सा चाहिए तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं, यानी इस गोल्डन वाले तीरंदाजी लक्ष्य के त्रिज्या को इसके चौड़ाई में जोड़ दूंगा तो इस पूरे रेड वाले का मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा। सॉरी, रेड वाले का जो परिधि है, सॉरी क्या क्या बोल रहा हूँ, परिधि बोल रहा हूँ, इस रेड वाले का जो त्रिज्या है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा रेड, क्या बोला है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें केंद्र की ओर 5 क्षेत्र, यानी रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या, रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी आएगी बच्चों, ये आपकी आएगी 21/2 प्लस 10.5। इसको आप दशमलव में चेंज करेंगे तो आपका आएगा 10, ये 2 कम में 2 और 0, हाँ 10.5 यही आएगा, प्लस 10.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको आप नाम दीजिए R2, यानी इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई R2 स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, ये हो जाएगा 21 गुणा में 21, 7 से काटेंगे 3 बार में, ये आएगा आपका 66 गुणा में 21, जो भी आएगा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से ब्लू वाले क्षेत्र का की त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या निकालने के लिए मैं इस R2 वाले में, इस R2 में 10.5 जोड़ दूंगा तो मुझे ब्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी। तो देखो लिख सकता हूँ क्या मैं, R3 बराबर 10.5 प्लस 21, यहाँ से आएगा 31.5 सेंटीमीटर, R3 बराबर। अच्छा, अब मैं ऐसे इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर, ये आर स्क्वायर है, ये 3 है, यानी ये हो जाएगा 22/7 गुणा 31.5 गुणे 31.5, जो भी आएगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको तरीका बताते जा रहा हूँ, अब कैलकुलेशन भाई आपकी जिम्मेदारी है, करके बताइएगा और मुझे कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। ओके, अच्छा ये तो रहा ब्लू वाले का, अब उसी तरीके से ब्लैक वाले का निकालो। ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्र की त्रिज्या, इसको आप मानो R4 बराबर R3 प्लस 10.5, R3 आपका आया 31.5 प्लस 10.5 करेंगे तो कितना आएगा 42 सेंटीमीटर, यानी इसका मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, क्षेत्रफल बराबर पाई R4 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, R4 स्क्वायर मतलब 42 गुणा में 42, आप इसको सॉल्व करिएगा, जो आपका आंसर आएगा यहाँ लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ब्लैक के बाद आता है वाइट वाले क्षेत्र की त्रिज्या, व्हाइट वाले क्षेत्र की त्रिज्या देखो भाई, व्हाइट वाले क्षेत्र की त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो ये होगा R5 मानो, R5 बराबर R4 प्लस 10.5, R4 आपका है 42 प्लस 10.5, इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्षेत्रफल बराबर
क्षेत्रफल बराबर पाई r5 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, r5 52.5 गुणा में 52.5, जो भी आएगा यहाँ पर लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है आप लोग कर लोगे। आइए, ये है भाई, हाँ ये वाला भी प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको समझना भी पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको शायद एक बार में समझ में ना आवे, तो आप एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, आपको शायद समझ में आ जाएगा। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कहा है कि एक पहिए का व्यास, यानी ये मान लीजिए आपका एक पहिया है जिसका व्यास आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर, और कहा एक पहिए का व्यास है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। चल रही है तो 10 मिनट में कितना। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये जो पहिया है वो पहला चक्कर एक चक्कर चलने में कितना दूरी तय करेगा। जो भी पहिया है वो एक चक्कर, मान लीजिए ये पहिया यहाँ से चलना चालू करेगा तो ये वाला डिस्टेंस जाते जाते घूमते जब ये पॉइंट दोबारा यहीं पर पहुंचेगा तो इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पहिया है, आप इसको मानिए कि ये एक पहिया है, पहिया ये मान लीजिए ऐसे है, इसका एक चक्कर पूरा कब होगा, जब ये घूमते ये पॉइंट दोबारा से इसके नीचे ऐसे आ जाए तो इसका एक चक्कर पूरा होगा। और उतना एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना दूरी चलना पड़ेगा, इसके परिधि के बराबर इसको दूरी तय करना पड़ेगा। आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा अगर मेरे पास एक ढक्कन होता तो अच्छा होता। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बस, मैं अभी एक ढक्कन लेके आ रहा हूँ, उससे आपको अच्छे से शायद ये समझ में आ जाए। समझने का प्रयास करिएगा। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। एक मिनट बच्चों, बस देखिए, मान लीजिए ये आपका एक पहिया है, ऐसे रखते हैं इसको। मान लीजिए ये जो है आपका एक पहिया है, ढक्कन के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, ढक्कन के अंदर थोड़ा बहुत पानी लगा है, शायद कापी के ऊपर गिर जाए तो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। ओके, देखो ये आपका पहिया है, ऐसे मान लो आपका एक पहिया ऐसे, ठीक है, ऐसे एक पहिया है। जो ये वाला उसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, मान लीजिए यहीं से ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसको आप नीचे रखो, ऐसे। ये आपका जो भी है, ये जो नीचे वाला जो पॉइंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नीचे रखते हैं, ठीक है। ये पहिया एक चक्कर कैसे पूरा करेगा, ये आगे चलते हुए जाएगा, ऐसे कुछ करके जाएगा। ये तो फ्रेम से ही बाहर चला जाएगा यार। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे घूमते जाएगा। जैसे ही इसका ये पॉइंट, जैसे मान लो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला घूम करके ये ऐसे, इसका एक चक्कर कैसे होगा, ये ऐसे घूम करके जब ऊपर आ जाएगा तो इसका तो आधा चक्कर होगा, और फिर से ये जब ऐसे घूम करके जब ऐसे नीचे चला जाएगा तो इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो एक चक्कर पूरा करने में वो कितना दूरी तय करेगा, जितना इस ढक्कन की परिधि होगी उतने के बराबर तो ही ये ढक्कन चलेगा, उससे अधिक तो चल नहीं सकता। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि जो भी कार का जो पहिया है, पहिया द्वारा एक चक्कर तय करने में और एक चक्कर पूरा करने में तय दूरी कितनी होगी, पहिया के परिधि के बराबर। मैं यहाँ लिखता हूं
पहिया के परिधि के बराबर, पहिया के परिधि, ये बस मैं इतना ही लिख देता हूँ, पहिया के परिधि। जो भी पहिया का जो एक चक्कर है उसको पूरा करने में तय की गई जो दूरी होगी वो पहिया की वो परिधि होगी। ठीक है, अच्छा बस ये आप याद रखिएगा, ये आप स्टार पॉइंट लगा के रख लो। ओके ओके, आगे कह रहा है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अच्छा देखो, जो ये कार है, मान लीजिए ये आपकी कार है, कार तो लगेगा ही नहीं यार, ये तो जो भी है आप ऐसे समझ लीजिएगा, एक कहिया बोलो, एक कार है। ठीक है, ऐसे ये चल रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटा में, और 10 मिनट में ये यहाँ तक पहुँच जाती है। तो 10 मिनट में मैं ये पता कर लूँ कि 10 मिनट में इस कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी वो मुझे मिल जाएगा। और अगर वो मुझे मिल जाएगा तो जो भी वो दूरी तय करेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी वो तय करेगी, उतने में उसके जो दोनों मतलब उसका जो पहिया है वो कितना चक्कर लगाएगा, ये मुझे टोटल मतलब क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये ज्ञात करता हूँ कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट में चली गई दूरी, आप यहाँ लिखिए चाल बराबर कार की चाल आप लिखेंगे तो अच्छा, कार चाल। ठीक है, मैं कार चाल लिख रहा हूँ, कार की चाल आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है। कार की चाल मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 10 मिनट। 10 मिनट में घंटा, 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/60, 1/6 घंटा। अच्छा, अब मैं निकाल लेता हूँ दूरी बराबर चाल गुणते समय, चाल है आपका 66, समय लग रहा है 1/6, ये हो जाएगा 11 किलोमीटर। यानी कि जो कार है वो 10 मिनट में 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना किलोमीटर तय करेगी, 11 किलोमीटर तय करेगी। अब मुझे ये टोटल, अब क्वेश्चन इस रूप में बदल गया। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है कि जो कार है, ये मान लीजिए आपकी कार है, यार कार भी तो नहीं बन पा रही है जल्दी जल्दी। ओके, ये कार है, ये कार जो है, इस कार का जो पहिया है वो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर मारेगा, यही आपसे पूछ रहा है। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि, अच्छा मैं यहां लिखता हूं कि माना कुल चक्करों की संख्या बराबर x। मान लीजिए कुल चक्करों की संख्या x है, पहिया को एक चक्कर मारने में उसकी परिधि इतना दूरी तय करना पड़ रहा है। ध्यान से आप अब एकदम आराम से सुनिएगा, दिमाग शांत करिए, उसके बाद मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिएगा ध्यान से। जो भी ये आपका पहिया है वो एक चक्कर मारने में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो x चक्कर मारने में कितना दूरी तय करेगा, परिधि गुणा में यक्स। ध्यान से सुनिएगा, परिधि गुणा में यक्स, और यक्स जो कुल चक्करों की संख्या में कितने किलोमीटर में हमने माना है कि यहाँ ये लिखना चाहिए था कि माना कार द्वारा 11 किलोमीटर तय करने में उसके एक पहिए द्वारा तय किए गए कुल चक्करों की संख्या x है। उसके बाद मुझे लिखना चाहिए था, मैंने छोटा में ही मतलब सोचा कि बोलकर ही काम चला दूंगा। आप ये लिखिएगा बच्चों, सॉरी कि मैं थोड़ा सा ये नहीं लिखा हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया मैंने वो नहीं लिखा, मैंने ये लिख दिया, दिमाग पे मतलब नहीं चढ़ा है वो लिखने के लिए, लेकिन हाँ मैंने आपको बता दिया वही लिखेगा। क्या लिखेंगे कि माना कार द्वारा 11 किलोमीटर तय करने में उसके कार के पहिए द्वारा तय किए गए कुल चक्करों की संख्या यक्स है। तो यानी जो यक्स है, अब कुल दूरी आपको कितनी है, कुल दूरी चलने कितनी है, 11 किलोमीटर चलनी है। सुनने ध्यान से सुनना,
11 किलोमीटर चलनी है और जो उसकी परिधि कितनी है बच्चों, एक चक्कर मारने में उसको आप अपनी परिधि इतना दूरी तय करना पड़ रहा है। तो यानी यक्स चक्कर मारने में उसको परिधि गुणा यक्स, और जो परिधि गुणा यक्स होगा वो 11 किलोमीटर के बराबर होगा। बोलो हाँ। अब बोलो हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका ये जो कार है, कार का जो पहिया है वो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कार द्वारा कार के जो पहिया है वो 11 किलोमीटर दूरी अगर तय कर रहे हैं तो उसके पहिया कितना चक्कर मारेंगे? तो चक्करों की संख्या, पहिया द्वारा तय किए गए चक्करों की संख्या बराबर होगा, कुल चक्करों की संख्या वो आपकी बराबर होगी 10 मिनट में तय की गई दूरी। ध्यान से सुनना, 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी बटा में उसके एक पहिए का परिधि, बस यही लिखना है। और उसी चीज को आपको समझाने के लिए मैं इतना देर से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, मैं यहां से कह सकता हूं इसलिए यहां लिखूंगा पहिए की परिधि गुणा में यक्स बराबर 11। क्या सही लिखा हूं कि पहिए की परिधि गुणा में यक्स बराबर 11? ओके, क्या ये जो पहिया है वो एक चक्कर मारने में इतना दूरी तय करेगा तो एक्स चक्कर मारने में इतना दूरी तय करेगा, और जो ये एक्स ये एक्स चक्करों में चली गई कुल दूरी है वो 11 के बराबर हो जाएगी बस। और पहिए की परिधि हमने कितने निकाली है? 2 गुणा में 22/7 गुणा में पहिए की परिधि कितनी निकाली भाई? कहाँ गया? अरे यार, पहिए की परिधि तो निकाला ही नहीं हूँ। अच्छा, पहिए की परिधि क्या हो जाएगी? 80/2 गुणा में ये जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। अब मीटर को किलोमीटर में मैं देखो डायरेक्टली बदल दे रहा हूँ, 10 के पावर -5 होगा बराबर 11। मैं बता देता हूँ कैसे 10 के पावर 5 होगा, ध्यान से देखना। हम जानते हैं 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और ये भी जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है? तो 80 सेंटीमीटर बराबर 1/100 गुणा में 80 मीटर, ये हो जाएगा। और हेतना गुणा में हेतना क्या 80 सेंटीमीटर ना, ये मीटर हो गया, यानी कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो अब इसको सॉल्व करके 1/1000 गुणा उतना कर दीजिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा 1/1000, ठीक है? मीटर, 1 मीटर में इतना 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, और जितना आएगा उसमें इससे गुणा कर दीजिएगा, आपका टोटल मान मिल जाएगा किलोमीटर। तो मैंने वही डायरेक्टली यहीं पर कर दिया, 10 के पावर -5 मैंने सीधे यही कर दिया हूँ। और यहाँ से आप काट पीट दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 40, और इसको करेंगे तो आपका आएगा गुणा में यक्स करेगा, ये आएगा 1760 बटा में 7 गुणा में यक्स बराबर 10 के पावर -5, 11/10 के पावर -5। कैसे हुआ? ये 10 के पावर -5 इधर गुणा में था, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि 1/a⁻n इक्वल टू कितना होता है? ऊपर भेजेंगे तो 1 × a के पावर n होता है। ये आपको फार्मूला 8 में पढ़ाया गया होगा, वही यहाँ पे नियम लग जाएगा। तो यक्स बराबर आप लिख सकते हो 11 × 10 के पावर 5 बटा में 1760 गुणा में 7। अब इसको आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो आपको मिलेगा 4375 चक्कर। इतना चक्कर, ये होगा आपका उत्तर। यही आएगा ना? हाँ, यही आएगा 4375। ओके, ये तो रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरी रामायण जो भी मैंने यहाँ पर कराई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है
कि निम्नलिखित में से सही उत्तर, अपने उत्तर का उचित दीजिए। सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का उचित दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, आइए देखिए प्रश्न क्या 5 क्या कहा है कि वृत्त का परिमाप 2πr बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के πr² के। पाई से पाई कटेगा और एक r से एक r कटेगा, मतलब इसको लिख सकता हूँ r² = 2। तो यानी r बराबर आपको आएगा 2 मात्रक। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगला है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इस पर यहाँ क्वेश्चन देखो, दिखाता हूँ। देखो इतने सारे जो क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैंने ट्रिक लगा रखा है। लगभग सारे प्रश्न है जो है इसके हैं वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। ओके, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।